Okay, so let's start with समाख्या फिलॉसफी। समाख्या फिलॉसफी में आपको तीन चार चीज़ें याद रखनी है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सबसे पहले, समाख्या फिलॉसफी के ऑथर थे सेज कपिल। सेकंड चीज़ इसमें याद रखनी है, समाख्या फिलॉसफी आई है वर्ड समाख्या से। सो समाख्या का मतलब समझोगे तो फिलॉसफी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। सो समाख्या का मतलब होता है राइट नॉलेज या फिर एक डिवाइन नॉलेज। सो समाख्या फिलॉसफी का मतलब हो गया वो फिलॉसफी जो कि रिलेटेड है राइट नॉलेज से। नाउ इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो समाख्या फिलॉसफी है ये आपको बेसिकली हमको ये सिखाती है कि हाउ द पुरुषा और द स्पिरिट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द नेचर। एक जो स्पिरिट होती है, जो सोल होती है, वो नेचर से कैसे अलग होती है। ये वाली फिलॉसफी हमें ये ये पढ़ाती है बेसिकली। सो इसीलिए इस फिलॉसफी को एक पर्टिकुलर टर्म और बोली जाती है कि ये फिलॉसफी है वे ऑफ नॉलेज, या फिर ये फिलॉसफी एक ज्ञान मार्ग है जिससे हमें ज्ञान मिलता है कि कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ पुरुषा फ्रॉम प्रकृति, सेपरेशन ऑफ मैन फ्रॉम अ नेचर। नाउ समाख्या फिलोसफी के पोस्टुलेट्स आपको देने होंगे। पोस्टुलेट्स मतलब जो ये चीज़ें, क्या क्या चीज़ें ये कहती है, क्या मानती है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी कैसे होती हैं चीज़ें। सो सबसे पहले है समाख्या फिलोसफी कहती है नॉलेज ऑफ 25 एलिमेंट्स। अगर आपको 25 एलिमेंट्स जो इस वर्ल्ड में हैं उनकी नॉलेज है तो आपके लिए वर्ल्ड की मिजरी से फ्री होना इज़ इजी। आप इजीली वर्ल्ड की मिजरी से फ्री हो सकते हो बाय द नॉलेज ऑफ 25 एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट में आप बोलोगे कि दिस समाख्या फिलोसफी इज अथीस्टिक। सो अथीस्टिक आप ऐसे समझाओगे कि जो समाख्या फिलोसफी है वो गॉड में नहीं मानती। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड। क्यों नहीं मानती? क्योंकि हम उनकी प्रेजेंस को प्रूफ नहीं कर सकते। सो ये फिलोसफी गॉड की प्रेजेंस में या गॉड में नहीं मानती। नाउ नेक्स्ट इज कि जो पुरुषा है, पुरुषा मतलब हमेशा याद रखो, पुरुषा से मेरा मतलब है और इस फिलॉसफी का मतलब होता है स्पिरिट। स्पिरिट और प्रकृति का मतलब होता है नेचर। सो जो पुरुषा है उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। वो इनर्ट होती है, मतलब हमारे अंदर होती है, मटेरियल बॉडी के अंदर होती है, कंप्लीट होती है अपने आप में, लेकिन अटैच्ड नहीं होती बॉडी से। लेकिन जो बाकी के दो एलिमेंट्स होते हैं, व्यक्ता और अव्यक्ता, इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो पुरुष जो कि स्पिरिट है उसके एट्रीब्यूट्स नहीं होते, लेकिन अव्यक्ता, व्यक्ता, इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड हैज गॉट सम एट्रीब्यूट्स। सो कोई भी ऑब्जेक्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड हैव गॉट एट्रीब्यूट्स। सो तीन टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के होंगे पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट इज सत, सेकंड इज राज, थर्ड इज तम। सो सत, राज, तम, ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको हर ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अभी जो हमने एट्रीब्यूट्स की बात करी, इनकी जो पोजीशनिंग होगी, द पोजीशन ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, बेसिकली जो भी इनकी पोजीशन होगी उनसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हम तीन डिस्कस कर लेते हैं इसमें जल्दी से। द फर्स्ट इज अ धर्म परिणाम। धर्म परिणाम का मतलब है एट्रीब्यूट के ही अंदर कोई चेंज आ जाना। द सेकेंड इज लक्षण परिणाम। लक्षण का मतलब होता है कैसे समझ, मतलब फॉर्म, एक किसी के फॉर्म में, किसी के स्ट्रक्चर में चेंज आना, तो वो हो गया लक्षण परिणाम। और एक होता है अवस्था परिणाम। सो अवस्था परिणाम का मतलब हो जाता है कि पोजीशन जो है किसी की वो चेंज हो रही है, पोजीशन में चेंज होना मतलब अवस्था परिणाम। सो हमने इसमें कर लिया है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। जो लास्ट के तीन पॉइंट्स हैं वो अलग हैं इनसे, वो आप ध्यान से सुनो। एक तो है कि जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब नेचर, वो एक बेसिक मैटर की तरह है। इम्परसेप्टिबल कहा गया है इसको।
लेकिन हम इसमें कहते हैं कि हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, नेचर को आप देख सकते हो, राइट। लेकिन जो पुरुषा है, नेक्स्ट पॉइंट है ये पुरुषा, पुरुषा भी इम्परसेप्टेबल है, लेकिन आप इसको फील नहीं कर सकते, आप इसको इंटेलेक्चुअली भी कोशिश करके नहीं देख सकते। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा। एंड लास्ट थिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इस पूरी फिलॉसफी की, कि ये फिलॉसफी जो प्रीच करती है ये बेसिकली 4 चीज़ें एक्सप्लेन करती है, हमको बताती है ये पुरुषा के बारे में, प्रकृति के बारे में, फिर है बॉन्डेज के बारे में और मोक्षा के बारे में। सो ये जो फिलॉसफी है ये हमें ये बताती है सोल से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। बॉन्डेज का मतलब किसी तरह का बंधन, मतलब जो सोल एक बंधी हुई है मटेरियल वर्ल्ड और बॉडी से, उससे रिलेटेड है। एंड मोक्ष इज सैल्वेशन, फ्री होना, उससे रिलेटेड है ये बेसिक फिलॉसफी। नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें आपको अगर आता है क्वेश्चन तो आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के साथ एम्स, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रोल ऑफ अ टीचर, ये भी डालना होगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन समाख्या कहता है कि जो ये फिलॉसफी है समाख्या, हमारी फिलॉसफी में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नॉलेज को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जो ये फिलॉसफी है ये कहती है कि ना ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है फिलॉसफी, ना ये पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक है। सो ये जो समाख्या फिलॉसफी है ये बीच का रास्ता यूज़ करती है, दैट इज़ एक सोशल स्पिरिचुअल नेसेसिटी की तरह है। ये कहती है कि हमारे लिए एजुकेशन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे किसी भी इंडिविजुअल का हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो एजुकेशन एक वैल्यू रखती है लाइफ में अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी। सो ये फिलॉसफी के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो हम समझ गए हैं। लेकिन ये प्रीच क्या करना चाहती है, एजुकेशन में क्या पढ़ाना चाहती है, कि बेसिकली प्राइमरी जो थिंग जो ये प्रीच करती है, जो उसका फंक्शन है वो ये है कि हाउ कि मुक्ति कैसे होगी स्पिरिट की। स्पिरिट को हमने इसमें बोला है पुरुषा। सो मुक्ति और द फ्रीडम ऑफ पुरुषा फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ दिस मटीरियल बॉडी। ये एजुकेशन के थ्रू ये सिखाती है कि कैसे स्पिरिट फ्री होगी आपकी मटेरियल बॉडी से। सो इसीलिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। और ये हम कैसे पा सकते हैं, ये मुक्ति या फिर मोक्षा या फिर सैल्वेशन कैसे मिल सकती है हमको, ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ नॉलेज। नॉलेज गेन करके अबाउट ट्रू सेल्फ। अगर ट्रू सेल्फ की हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, गेन कर पाएंगे, तो फिर हमारे लिए क्या पॉसिबल होगा, मोक्षा या फिर सैल्वेशन हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगी। सो इसीलिए नॉलेज को इस फिलॉसफी में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि नॉलेज गेन करके ही आप हर चीज़ कर पाओगे अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इस टॉपिक इज बेसिकली एम्स ऑफ एजुकेशन। बहुत ईजी है, जो भी मैंने टॉपिक अभी आपको समझाया आप उसमें से खुद भी समझ के डाल सकते हो। कि एक तो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया इसका एम, अचीवमेंट ऑफ सात्विक बुद्धि, सैल्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ such skills in a child that is necessary for living their life actively, या फिर डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इन अ चाइल्ड, कैरेक्टर बिल्डिंग, और डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड एंड टू प्रीच सैल्वेशन। ये सब हो जाएंगे इसके एम्स ऑफ एजुकेशन। नाउ जो मेन चीज़ है इसके एजुकेशन का, जो सबसे बड़ा एम है, दैट इज़ लिबरेशन ऑफ सोल। मतलब सोल को मटेरियल बॉडी से निकाल कर उसको फ्री करना, उसको बॉन्डेज से फ्री करना। दैट इज़ ये जो बेसिक एम है इसके एजुकेशन का, वो ये है। नाउ इसके अलावा आपको ये था हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। सो एम्स आप कैसे अचीव करते हो, थ्रू करिकुलम। सो करिकुलम इज़ द मीन्स ऑफ अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। सो ऐसे में करिकुलम क्या होगा समाख्या फिलॉसफी के हिसाब से। करिकुलम में हम लिखेंगे कि जो ये समाख्या फिलॉसफी है, ना ही ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है, ना ही ये कम्प्लीटली सोशल है। इसमें दोनों ही एस्पेक्ट्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी गई है, मटेरियल एस्पेक्ट भी और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी। सो दोनों ही जगह पे हमें चाइल्ड की डेवलपमेंट करनी होगी ना। उस डेवलपमेंट के लिए हमारे पास
हम डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से करिकुलम प्रिस्क्राइब करेंगे। सो एक चाइल्डहुड का दे रखा है और एक डेवलपमेंटल स्टेज या फिर एडोलेसेंट स्टेज का दे रखा है। चाइल्डहुड में बच्चा इज इन मतलब छोटा होता है, तो उस एज में उसके सेंसरी एबिलिटीज़ और फैकल्टीज़ डेवलप होते हैं। सो वो बहुत फास्ट डेवलप होते हैं उस टाइम पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस टाइम पे वी शुड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हिज सेंसरी पावर्स, कि उसकी फील, टच, टेस्ट, स्मेल, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब कुछ अच्छा हो सके ना। ये हो गया सेंसरी डेवलपमेंट। अब इसके अलावा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको नॉलेज देंगे अबाउट हिज प्रेजेंस या फिर अबाउट हिज सेल्फ। सो वी कैन क्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फिजिकल सेल्फ। सो ये हो जाएगा चाइल्डहुड के लेवल पे। सेकंड आता है, आपको बताना होगा डेवलपमेंटल स्टेज पे। और डेवलपमेंटल स्टेज पे जो चाइल्ड होता है वो एडोलेसेंट एज पे आ जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है। तो इस एज पे हम उसको थोड़े से कॉम्प्लेक्स और थोड़े से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे जो करिकुलम हम देंगे उसको हम देंगे यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स जो थोड़े से लॉजिकल रीजनिंग से भी रिलेटेड हों और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हों जो। ओके, सो नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग। समाख्या फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग प्रीच नहीं करती है। इसके लिए सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग इज़ अप्रोप्रिएट, जिसमें क्वेश्चनिंग हो, डिस्कशन हो, लेक्चर हो, ये सारे मेथड जिसके लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ 6 और मेथड्स दिए हैं फॉर टीचिंग। नाउ फर्स्ट इज़ परसेप्शन मेथड। परसेप्शन मेथड देने से पहले आपको ये बता दूं कि ये फिलॉसफी मानती है कि कोई भी नॉलेज को गेन करना है तो अगर हम उसको अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके गेन करेंगे तो वो बेस्ट मेथड होगा लर्न करने का, नॉलेज लेने का। सो परसेप्शन होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मेथड का मतलब है मतलब आप डायरेक्ट अपनी सेंसेस को यूज़ करके आप नॉलेज गेन कर रहे हो। सो दैट इज़ परसेप्शन मेथड। सेकेंड मेथड में आप करो कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड मतलब आप देखते हो, कंपेयर करते हो चीज़ों को और फिर आप नॉलेज गेन करते हो, दैट इज़ द कंपैरिजन मेथड। थर्ड इज इन्फरेंस मेथड। इन्फरेंस मतलब किसी और जगह से कुछ इन्फरेंस लेना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स में भी कुछ इन्फ्लुएंसेस लिए हुए होते हैं कि हमने यहाँ से, वो एंड में लिखते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ से इन्फ्लुएंस लेकर बनाई है एक्सेट्रा। सो मतलब कुछ प्रीवियस नॉलेज होती है, पहले की कोई नॉलेज है, उससे आप हेल्प लेके कुछ चीज़ समझ रहे हो तो वो हो जाएगी आपकी इन्फ्लुएंस वाली नॉलेज। नाउ नेक्स्ट नॉलेज इज़ वर्ड मेथड। वर्ड मेथड मतलब आप बुक्स पढ़ के वर्ड के थ्रू नॉलेज ले रहे हो। और लास्ट है इसमें वर्बल टेस्टिमनी मेथड। टेस्टिमनी मतलब कि किसी ने टेस्टिफाई करा हुआ है, किसी और ने उस नॉलेज को प्रूव करा हुआ है। लेकिन वर्बल टेस्टिमनी मतलब वर्बली प्रूव करा हुआ है, वर्बली किसी ने समझाया है, तो हम उसको भी एक तरह से मेथड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी। नाउ आई एम डूइंग दिस मच इज़ इनफ। इसमें डिसिप्लिन और रोल ऑफ नेचर यू कैन ऐड ऑन। उसमें 2-3 लाइनें ही हैं, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ अलग से समझाने वाला नहीं है।